हम सब ने देखा कि नोएडा के 28 साल के युवराज मेहता जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी डूबने की वजह से डेथ हुई है। अब इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ एक केस नोएडा का नहीं है, ऐसी चीज़ें इंडिया के रिमोट एरियाज़ में अक्सर होती रहती हैं जो नोटिस नहीं होती। नोएडा क्योंकि एक मेट्रो सिटी है तो ये केस लाइमलाइट में आ चुका है। इस सारी चीज़ को समझने के लिए हमें इसके डेप्थ में जाना होगा और समझना होगा कि इसके लिए असली रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि आपको सच में पता लगेगा कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास की दिनचर्या होती कैसी है? हमें या आपको रोज़मर्रा की लाइफ में चाहिए क्या होता है? एक सेफ घर चाहिए जहाँ वो शांति से सो सके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जो आती और जाती ना रहे, स्कूल या कॉलेज जहां बच्चे सिर्फ पास नहीं केपेबल बने, हॉस्पिटल जहां ट्रीटमेंट मिले शौक नहीं, पुलिस जो आपकी रक्षक हो आपको डराए नहीं, कोर्ट्स जहां जस्टिस सालों में नहीं कुछ महीनों में मिले, और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं होती। अब एक सिंपल सा सवाल है कि ये सारी रोज़मर्रा की चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? और अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है, इंडिया इन सब बेसिक पब्लिक सर्विसेज में सिस्टमेटिकली फेल होता है। तो सवाल ये नहीं है हमें चाहिए क्या, सवाल ये है कि इंडिया के स्टेट्स बेसिक गवर्नेंस में फेल क्यों हो रहे हैं। जो विकसित भारत 2047 का टारगेट हमारे सामने है, क्या वो सच में अचीव हो सकता है? ये सारे सब्जेक्ट्स जो हमें रोज़ की लाइफ जीने के लिए चाहिए होते हैं, ये सब्जेक्ट्स किसके हैं? ये सब्जेक्ट्स नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो डायरेक्टली हमसे डील करती हैं। तो बात ये है कि लोकल गवर्नमेंट फेल हो रही है हमें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लोकल गवर्नमेंट क्यों फेल हो रही हैं वो अब हम देखेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सब स्टेट्स के सब्जेक्ट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लोकल रोड्स, गवर्नेंस के बेसिक्स। सेंटर पॉलिसी बनाता है, स्टेट सिस्टम चलाता है, लेकिन सिटीजन रोज रोज लोकल गवर्नमेंट से डील करता है, और यही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हमारे इंडिया में। प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में सेंट्रलाइजेशन है, ऊपर पैसा ज़्यादा होता है और लोकल गवर्नमेंट्स के पास कम। अब एक ग्लोबल कंपैरिजन देखिए, लोकल गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंडिया में सिर्फ 3% होता है, जहां ऑस्ट्रेलिया में 6%, मैक्सिको में 9%, टर्की में 11%, जर्मनी में 15.9%, फ्रांस में 20%, यूएसए में 27%, यूके में 27%, जापान में 40%, साउथ कोरिया में 43% और चाइना में 51%, जिसकी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन हमारे जितनी है। इंडिया से 17 गुना ज़्यादा स्पेंडिंग होती है उनके लोकल लेवल पे। ये एक रिसर्च है जो रैन 2015 से हमने ली है। जिस लेवल पर सिटीजन रहता है उसी लेवल पर सबसे कम पैसा और पावर है इंडिया में। सिर्फ पैसा ही नहीं, लोग भी गलत जगह पे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, जो एक और रिसर्च से हमने देखा है, जहां चाइना में नेशनल लेवल पे यानी सेंटर में 20% पर्सनल आपको मिलेंगे, वहां स्टेट में 15% और लोकल लेवल पे सबसे ज़्यादा यानी 65% लोग लोकल गवर्नमेंट में काम करते हैं चाइना की गवर्नमेंट में। यूएसए में नेशनल लेवल पे यानी सेंटर में 15%, स्टेट में 25% और लोकल लेवल पे 60% पर्सनल काम करते हैं लोकल गवर्नमेंट में। इंडिया का जहां कॉन्ट्रास्ट है इतने बड़े नेशन में, जहां लोकल लेवल पे सबसे ज़्यादा पब्लिक एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, हमारे यहाँ लोकल लेवल पे 10% लोग ही काम करते हैं पब्लिक में। यानी पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लाने की बहुत ज़रूरत है अगर हमें युवराज मेहता जैसे केसेस को अवॉइड करना है फ्यूचर में। जहाँ काम है वहाँ आदमी नहीं है, और जहाँ आदमी है वहाँ काम नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया में 16 पब्लिक एम्प्लॉयज़ पर 1000 पॉपुलेशन है और चाइना में 57 पर 1000, यूएस में 77 पर 1000, ब्राज़ील में 111 पर 1000, नॉर्वे में 159 पर 1000, और जो हैं वो ज़्यादातर टॉप लेवल पर ही हैं इंडिया में। स्टेट और लोकल लेवल पर लोग बढ़ाने होंगे, पावर देनी होगी लोकल लेवल पर, और अकाउंटेबिलिटी भी देनी होगी। जी हाँ, करप्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उसका ध्यान रखने के लिए आज के टाइम में एआई ज़रूरी है और वो आप यूज़ कर सकते हो। 1947 में इंडिया की रियलिटी कुछ ऐसे थी कि हमारा 1950 सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट सिर्फ 18% था इंडिया में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स थी और एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंडर 70% पॉपुलेशन थी इंडिया की जब हमें
आज़ादी मिली थी 1947 में, और फिर भी इंडिया ने डिसाइड किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका मतलब है हर एडल्ट को एक वोट मिलेगा। उसमें कोई एजुकेशन आपकी मैटर नहीं करती, आपकी प्रॉपर्टी मैटर नहीं करती, आपका इनकम मैटर नहीं करता। मॉरली हीरोइक डिसीजन था कि हमने हमारे देश में हर किसी को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हमने उसे एक वोट दिया है। पर इकोनॉमिकली ये बहुत रिस्की डिसीजन था, क्योंकि डेमोक्रेसी का सक्सेस डिपेंड करता है स्टेट की कैपेसिटी पर। स्टेट की कैपेसिटी का सिंपल मतलब होता है सरकार की एबिलिटी टू एनफोर्स लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्ट टैक्सेस और पब्लिक सर्विसेज टाइम पर डिलीवर करना। और सच ये है, इंडिया के पास 1947 में स्टेट कैपेसिटी थी ही नहीं। हमारा इतना बुरा हाल था, फिर भी हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया। 1991 में आज़ादी के 44 साल के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आए, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसने इंडियन इकोनॉमी की मार्केट्स को हेल्प किया। हमारी मार्केट्स तो ओपन हुई, हमने प्राइवेटाइज किया, लेकिन उसके साथ एक और रिफॉर्म की जरूरत थी, वो थे स्टेट के रिफॉर्म्स, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने के लिए बहुत जरूरी थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लेके इतना बड़ा रिस्की डिसीजन हमने कैसे ले लिया, एक बार थोड़ा सा हिस्टोरिकली डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में हिस्ट्री का पैटर्न ये है कि सबसे पहले वहाँ पे इंडस्ट्रियल जॉब्स आई, मिडिल क्लास डेवलप हुई, टैक्स पेइंग सिटीजन्स क्रिएट हुए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुई। उसके बाद जाके हर एक इंसान को वोट करने की राइट मिली, यानी यूनिवर्सल वोटिंग आई, जो इंडिया में 1947 में आज़ादी मिलते ही हमें मिल गया था। यूएस और यूके ने यूनिवर्सल वोटिंग इतनी लेट क्यों की, उसका रीज़न था। यूके और यूएस हमेशा से डेमोक्रेसीज रही हैं, लेकिन पूरी डेमोक्रेसी एक दिन में नहीं बनी। उन्होंने पहले कंट्री बनाई और धीरे धीरे फेज्ड मैनर में वोटिंग बढ़ाई। यूके का सिंपल एग्जांपल है, अगर आप ब्रिटेन में देखेंगे तो सबसे पहले ब्रिटेन में 1800 तक सिर्फ जमीन वाले और टैक्स देने वाले लोग ही वोट कर सकते थे, बाकी लोग वोट नहीं कर सकते थे। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फैक्ट्रीज बनी, जॉब्स आई, मिडिल क्लास ग्रो हुई जो टैक्स दे सकती थी गवर्नमेंट को, यानी स्टेट की कैपेसिटी बना सकती थी। जब लोगों ने वहां पे धीरे धीरे टैक्स देना शुरू किया, जब गवर्नमेंट के पास जाके एक राइट आई और गवर्नमेंट को जब पैसा मिला, तो वहां पर यूनिवर्सल वोटिंग स्टार्ट की। वहां की इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए वहां पे यूनिवर्सल वोटिंग अप्लाई हुई। ब्रिटेन और यूएसए हमेशा से डेमोक्रेसीज रही हैं, लेकिन पूरी डेमोक्रेसी एक दिन में नहीं बनी। वहां पे फेज्ड मैनर में लोगों को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड की गई थी। यानी 1928 में यूके में हर एडल्ट को वोट देने का राइट मिला, जहां पहले उन्होंने इकोनॉमी को खड़ा किया, फिर पॉलिटिकल पावर सबको दी। यूएसए का एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि अमेरिका भी एक दिन में फुल डेमोक्रेसी नहीं बना। शुरू में वोट सिर्फ व्हाइट प्रॉपर्टी ओनिंग मेन को मिलता था, सबके पास वोटिंग राइट्स नहीं थी। वहां पर स्लेवरी रही काफी लंबे टाइम तक, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रही, लेकिन पहले इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल बनाया यूएस ने भी, एक टैक्स बेस खड़ा किया, वहाँ की एक मिडिल क्लास क्रिएट की, स्टेट की एक स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी क्रिएट हुई, गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस डिलीवर करने लायक बनी। उसके बाद जाके हर सिटीजन को वोटिंग राइट्स मिली। इनफैक्ट उसके भी ऑलमोस्ट 200 साल के बाद 1965 में वोटिंग राइट्स एक्ट आया, तब जाकर ब्लैक्स को भी इफेक्टिवली वोट करने का राइट मिला। पुअर सिटीजन्स का वोट प्रोटेक्टेड हुआ। मतलब यूएसए ने भी पहले अपने स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाया, फिर डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाया। इंडिया ने क्या किया, गरीबी के ऊपर डेमोक्रेसी बिल्ड कर दी। पहले दिन से ही 1947 में बोला कि चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो, सोचने समझने की आपके अंदर क्षमता है या नहीं, आपको वोट करने का राइट मिलेगा। जब आपका वोटर गरीब होता है, वो रिफॉर्म नहीं मांगता, वो रिलीफ मांगता है। और रिलीफ मांगने का मतलब फ्री का राशन, फ्री की बिजली, लोन वेवर एटसेट्रा। ये स्टुपिडिटी नहीं है वोटर के पार्ट पर, ये सर्वाइवल का लॉजिक है। अगर आपको लगता है कि गरीब इंसान स्टुपिड है, वो स्टुपिड नहीं है, उसको सिर्फ सर्वाइव करना है, वो लॉजिकली बिल्कुल राइट डिसीजंस ले रहा है अपने लिए। इसीलिए इंडियन पॉलिटिक्स का एक सिंपल इंसेंटिव है, आज जीतो इलेक्शन, रिफॉर्म बाद में आएगा। और बात यहीं अटक नहीं जाती। एलीट एग्जिट हो रहा है इंडिया में बहुत ज्यादा।
सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज में एलीट पब्लिक सिस्टम यूज करते हैं, यानी पब्लिक सर्विसेज यूज करते हैं, पब्लिक स्कूल्स को यूज करते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स को यूज करते हैं, स्टेट के द्वारा प्रोवाइड की गई सारी फैसिलिटीज यूज करते हैं। इंडिया का जो एलीट होता है वो करता क्या है, प्राइवेट स्कूल्स में जाता है, जैसे ही पैसे आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यूज करता है, गेटेड सोसाइटीज में रहता है और सीधी फॉरेन शिफ्ट हो जाता है अगर कुछ नहीं मिलता। और एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि गवर्नमेंट के पास इन एलीट्स को बाहर जाने से रोकने का कोई इंसेंटिव नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि वो बाहर चले जाएंगे तो गवर्नमेंट से प्रीमियम पब्लिक सर्विसेज डिमांड नहीं करेंगे और बाहर जाके रेमिटेंसेस भेजेंगे इंडिया में, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है। रेमिटेंसेस होती हैं जो पैसा एक इंडियन बाहर कमा के अपने घर में भेजता है। जब एलीट्स एग्जिट कर जाते हैं, सिस्टम पर रिफॉर्म का प्रेशर खत्म हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, अगर ग्राउंड लेवल पर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस, वाटर सब ठीक करना है तो रिफॉर्म्स कौन लेकर आएगा हमारे देश के अंदर? इसका जवाब है हमारी ब्यूरोक्रेसी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ऐसा करने से क्यों रुकी हुई है? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हाईली एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन क्या वो ये बातें नहीं जानते? वो ये सब जानते हैं। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है पर सच है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स रेजिस्ट करती है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन से उनका कंट्रोल खत्म होता है। अगर लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है तो ब्यूरोक्रेट्स का खुद का कंट्रोल खत्म होता है। स्ट्रॉन्ग स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट्स का मतलब है टॉप लेवल पर डिस्क्रिशन खत्म, जो ब्यूरोक्रेट्स की डिस्क्रिशन होती है। सेकंड रीजन ब्यूरोक्रेसी का है कि स्टेटस क्यू, यानी अभी का जो सिचुएशन है उसमें ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी जीरो है। ब्यूरोक्रेसी को फुल पावर मिलती है फिलहाल की सिचुएशन में, और अगर लोकल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अभी युवराज मेहता का केस हुआ है, उसमें आप हाईएस्ट लेवल पर ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल नहीं बनाते, तो वो हर तरीके से मजे ले रहे हैं। प्रमोशंस उनको सीनियोरिटी से मिलती है, परफॉर्मेंस से नहीं मिलती, ये भी उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। फोर्थ रीजन, ब्यूरोक्रेसी कहां से आया? ब्यूरोक्रेसी एक कॉलोनियल डीएनए है, यानी ब्रिटिशर्स ने ब्यूरोक्रेसी क्रिएट की थी कंट्रोल करने के लिए हमारे सिटीजन्स को, सर्विस देने के लिए नहीं। म्युनिसिपल लेवल पे फाइनेंस प्रोवाइड करना और उन्हें पावर प्रोवाइड करनी और उन्हें पर्सनल प्रोवाइड करना हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोएडा के युवराज मेहता के जैसे केसेस को अगर अवॉइड करना है तो रिफॉर्म्स तो हमें लाने पड़ेंगे। ये रिफॉर्म्स लाएगी ब्यूरोक्रेसी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को कोई इंसेंटिव नहीं है ऐसे रिफॉर्म्स लाने का इंडिया में। तो अब ये रिफॉर्म्स आएंगे कहाँ से? ये आएंगे सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप से। ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप जो आपको जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स लेकर आए, इंसॉल्वेंसी कोड जैसे रिफॉर्म्स लेकर आए, आधार जैसे रिफॉर्म्स लेकर आए, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में ये सारी चीजें पहुंचती हैं तो हमारे लोकल लेवल पे जो रिफॉर्म्स हमें चाहिए वो बिल्कुल इस देश में आ सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी बीच में उसको रोकेगी, लेकिन वो आएंगे कैसे? वो बिल्कुल आ सकते हैं। वो करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हमारे देश के अंदर? सबसे पहले स्टेट की कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है, यानी लोकल लेवल पर भी आपको रिफॉर्म्स लाने होंगे, लैटरल एंट्रीज करानी होंगी। इन सब चीजों को करने के लिए ब्यूरोक्रेसी हर जगह पर रोकती है, क्योंकि अगर ये रिफॉर्म्स जेन्युइनली इंडिया में आ गए तो ब्यूरोक्रेट्स की पावर खत्म हो जाएगी। हमें एज सिटीजन्स ये सब कुछ डिमांड करना होगा कि हमें लैटरल एंट्रीज चाहिए लोकल लेवल पर। जो हमारे सिर्फ 10% लोग हैं पब्लिक सेक्टर के जो लोकल लेवल पे हैं, उसको 10% से एटलीस्ट 70 से 80% इस टाइम पे इंडिया में लेकर जाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस लिंक्ड प्रमोशंस इनको करवाने बहुत जरूरी हैं पब्लिक सेक्टर में। ज्यादा पावर और मैन पावर लोकल लेवल की गवर्नमेंट को मिलना इंडिया में बहुत जरूरी है, नहीं तो हम ऐसे ही सर्विसेज के लिए कलपते रहेंगे। दूसरा है पब्लिक एजुकेशन। टीचर ट्रेनिंग लोकल स्कूल्स में बहुत जरूरी है। आउटकम्स को ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए रादर देन स्कूल में एनरोल कितने बच्चों ने किया है। यहाँ पर अगर 8th स्टैंडर्ड का बच्चा 2nd क्लास का सम सॉल्व नहीं कर पा रहा तो हमारी पब्लिक एजुकेशन बहुत वीक है। पब्लिक हेल्थ केयर में हमें फुली स्टाफ्ड पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स चाहिए, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स चाहिए। हमारे हेल्थ केयर का कंडीशन इस कंट्री में बहुत पुअर है, क्योंकि लोकल लेवल पर पब्लिक हेल्थ केयर जीरो है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में क्वैक्स खुले हुए हैं, यानी लोकल क्लिनिक्स खुली हुई हैं जिनके पास डिग्रीज भी नहीं है हेल्थ सेक्टर में काम करने की। वो हमें ऐसी ऐसी मेडिसिन दे के जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें एंटी माइक्रोबियल डिसऑर्डर हो रहा है, यानी अगर फ्यूचर में जाके हमें अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो हम लोग उसको फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बहुत हैवी डोजेस की एंटीबायोटिक्स ले रखी हैं।
फोर्थ है हमारी पुलिस के रिफॉर्म्स चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन सेपरेट होना चाहिए और इन पुलिस ऑफिसर्स का फिक्स्ड और अकाउंटेबल टेन्योर होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, हर लेवल पर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि चीजें हो कैसे रही हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए हमारी कंट्री में, जिसके बारे में बारी बारी बात की जाती है लेकिन कुछ होता नहीं है। ज्यादा जजेस चाहिए, फास्ट लोकल कोर्ट्स चाहिए। लोकल लेवल पर ही सारा देश टिका हुआ है हमारा, लेकिन लोकल लेवल पर रिफॉर्म्स आ ही नहीं रहे हमारे देश के अंदर। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जीने के लिए चाहिए हमारे देश में, जो भी आपको लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ्स और इंडिपेंडेंट सिटी यूटिलिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे देश में। लोकल गवर्नमेंट्स के पास 10% से कम रेवेन्यू ऑटोनॉमी होती है हमारे देश में, और प्रॉपर्टी टैक्स वो लेस देन 0.2% ऑफ जीडीपी कलेक्ट करते हैं। आधे से ज्यादा पंचायत के पास फुल टाइम सेक्रेटरी भी नहीं है, यानी जो मिडिल क्लास का दिनचर्या है वो लोकल गवर्नमेंट ही संभालती है। अगर लोकल गवर्नमेंट ही हैंडीकैप्ड रहेगी तो हम युवराज मेहता जैसे केसेस को देखते रहेंगे। जब लोकल स्टेट वीक होता है, नेशन स्ट्रांग बन ही नहीं सकता आपका। इंडिया फेल नहीं हुआ है, इंडिया ने सबसे मुश्किल रास्ता चूज किया है, विच इज डेमोक्रेसी बिफोर डेवलपमेंट। हमने 1947 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड करके सब लोगों को इररिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एक रीजन होना चाहिए था जो आपको सोचने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट स्टेप्स हमारे कंट्री को डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित भारत बनाने के लिए सीधे सीधे हैं कि स्टेट को रिफॉर्म कीजिए, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कीजिए, ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाइए सिटीजन्स की तरफ, ना कि सिर्फ वो फाइल्स चलाते रहें। और एक बात आपको याद रखनी होगी, ये सारे रिफॉर्म्स को ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस तक नहीं लेकर जाएंगी, आपको और हमें इन चीजों की डिमांड करनी होगी। अगर आप नहीं चाहते कि युवराज मेहता के जैसा एक और केस हमारे देश में आए, तो आपको ये सारी चीजें खुद से डिमांड करनी पड़ेंगी। अगर ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगे तो समझ लीजिए ये बहुत जरूरी था। देश पावर्टी या गरीबी से नहीं गिरता, हार्ड ट्रुथ इग्नोर करने से गिरता है। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो आप शायद एक और युवराज मेहता का केस देख लेंगे। इसको शेयर कीजिए, डिबेट कीजिए, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाइए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ही इस कंट्री को आगे लेके जाएगी। इंडिया एक इकोनॉमी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का एक फेडरेशन है, जिनका रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज आपस में बहुत डिफरेंट है। इन सबको साथ लाने के लिए, इस फेडरेशन को डेवलप्ड बनाने के लिए यहाँ की लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। जब तक स्टेट स्ट्रांग नहीं होगी, इंडिया स्ट्रांग नहीं बनेगा। जय हिंद, जय भारत।